गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान प्रकाश गुप्ता। ठीक है ना। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? तो अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक है। उससे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग की पढ़ना क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि कठिनाइयों से लड़ना सीखो, रटना नहीं पढ़ना सीखो। ये जो जिंदगी है इसमें कुछ डेली हम क्या करें, प्रतिदिन सीखें और बोझ समझ करके नहीं, रुचि लेकर के, क्योंकि यह मानव जीवन बोझों के तले दाब देने से जिंदगी नहीं कटती है। अरे यह मनुष्य तन मिला है तो इसका ऊर्जावान बनिए और ऊर्जावान पूर्वक इसको जो है कि खर्च कीजिए, यूज कीजिए। समस्याएं तो आती है, यदि समस्या आती है तो उसके साथ सॉल्व भी आता है, उसका सोल्यूशन भी आता है। समस्या आती है तो निदान भी आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यदि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर दिन को आप ऊर्जावान बनाइए, तब जिंदगी जीने का कुछ और ही मज़ा होगा। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले मेंटालिटी प्रिपेयर किया जाता है, मेंटालिटी बनाया जाता है। और सोचिए कुछ नहीं है, बस यही तो है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज है वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक। क्या होता है, ध्यान देते हैं। वांट हाफ गुणांक। ये वांट हाफ गुणांक क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि कुछ नहीं जानते, ना जानिए, सीखना है। इसके लिए जो है क्या है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और तब देखिए कि हाँ मैंने रटा या सीखा। उसके बाद यदि आपको सही लगे, कोटेशन के अनुसार ना सही बताया जा रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो डिसलाइक ठोकर के चले जाइएगा, नो मेंशन। तो क्या है मेरा वांट हाफ गुणांक? यह एक अनुपात है। क्या है? अनुपात है, रेशियो है। ठीक है ना। अब माइंड में है कि कैसा रेशियो, कैसा अनुपात? तो अनुसंख्य गुण जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो विलेन के अनुसंख्य गुण का दो मानों का अनुपात। अनुसंख्य गुण के एक मान ऐसे निकाल दीजिए लगभग करके, और दूसरा मान निकालिए विधिवत, उसको कैलकुलेट करके, विधिवत उसको पॉइंट टू पॉइंट जो है कि एब्जॉर्ब करके प्रेक्षण करने के बाद यदि मान निकालते हैं, एक उस मान की वैल्यू और एक इस तरह से सिंपली जो है कि हम निकाल लिए। ठीक है ना। उस मान की वैल्यू के अनुपात को ही कहते हैं वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक। तो पहले हमें एक लाइन में समझना है कि वांट हाफ गुणांक है क्या भाई? तो यह अनुपात है, रेशियो है, किसी भी अनुसंख्य गुण के एक सुनियोजित, एब्जॉर्ब, बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाल लेना और उसको बटा कर देते हैं, एक सिंपली ऐसे जैसे तैसे जोड़ करके निकाल देना। तो ये अनुपात है। अब इसको हम बारीकी से समझते हैं क्या होता है भाई। तो इसमें जानने से पहले हमें एक चीज़ जानने पड़ेगा, असामान्य अनुभार, असामान्य, क्या जानना पड़ेगा? असामान्य मोलर द्रव्यमान जानना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान
मोलर द्रव्यमान तो जैसे हम लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो मोलर द्रव्यमान मतलब होता क्या है, जैसे H2O है तो H2O में हाइड्रोजन 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 जोड़ देते क्या हो गया, 18 हो गया। ये हो गया आपका मोलर द्रव्यमान। और ऐसे हम निकालते हैं तो क्या होता है, सामान्य आपका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ये कैसा मोलर द्रव्यमान होगा, सामान्य होगा। हम किसकी पर चर्चा करेंगे, असामान्य, मतलब सामान्य नहीं होकर के असामान्य। अब हमारे पास ये जो है कि एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, आप लोग माइंड में हो रहा है कि क्या है ये असामान्य, बड़ा कठिन लग रहा है। नहीं, सामान्य नहीं होकर के इधर उधर यदि होगा तो वही असामान्य है। क्यों होता है, तो असामान्य क्या होता है भाई कि जब किसी भी विलेय को विलायक में घोलते हैं, किसी विलेय को हम क्या करेंगे, यदि विलायक में घोलते हैं तो विलायक में संगुणन होगा या वियोजन होगा। अब देखिए कह रहा है कि चीनी को पानी में घोल दीजिए, नमक को पानी में घोल दीजिए तो विलेय हो गया। चीनी और पानी क्या है, विलेय। चीनी और नमक क्या है, विलेय है, और पानी विलायक है। तो जब घोलेंगे तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको घोलेंगे तो उनके अणु आपस में तो जुट जाते हैं। जैसे 20 अणु घोल दिए तो जुट करके 10 अणु बना लेंगे, तो उसको संगुणन कहते हैं। जब अणु घोलने के बाद पदार्थ को, रसायन को घोलते हैं तो उसके अणु आपस में जुट जाते हैं, और 20 घोले तो जुट करके 10 बना लिए, तो उसको संगुणन कहते हैं। और जब कुछ ऐसे हैं कि घोलने पर 20 घोले तो टूट करके क्या हो गए, 40 हो गए, विपरीत अवस्था, उसको वियोजन कहते हैं। तो कह रहा है कि जब किसी भी विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय का विलायक में या तो संगुणन होगा, आपस में जुट जाएंगे, या वियोजन होता है। तो अणुसंख्य गुणों जो ज्ञात करेंगे तो अणुसंख्य गुणों के द्वारा जो मोलर द्रव्यमान आता है वह असामान्य हो जाता है। घोलने के बाद यदि संगुणन हुआ तो भी अणु इतना घोले उससे कम हो जाएंगे, जैसे 20 घोले जुट करके 10 हो गए तो संगुणन हो गया। अब आपने 20 के आधार पर निकाला तो उसका मोलर द्रव्यमान कुछ और आएगा, लेकिन घोलने के बाद 10 ही हो गए, तो अब 10 पर निकाला जाएगा तो कुछ दूसरा आ जाएगा, तो असामान्य हो जाएगा। या घोले और 20 से 40 हो गए तो हम निकालेंगे तो कुछ और दूसरा आएगा। तो वही कह रहा है कि उसी मोलर द्रव्यमान को जबकि संगुणन या वियोजन के बाद अणुसंख्य गुणों के द्वारा ज्ञात, और अणुसंख्य गुण के द्वारा जो भी हम अणुभार निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, उसको कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। कैसे, संगुणन के बाद, घोलने के बाद संगुणित हो गए, जुट गए या वियोजित हो गए, तब हम निकालेंगे अणुसंख्य गुण के आधार पर मोलर द्रव्यमान, तो वो असामान्य कहलाता है मोलर द्रव्यमान। संगुणन पर अणुसंख्य गुण में कमी आ जाती है। अब क्या होगा भाई, जैसे घोल दिए तो 20 से 10 हो गया तो संख्या कम हो गई भाई, तो अणुसंख्य गुण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि संख्या पर ही निर्भर करता है। उसी गुण को अणुसंख्य गुण कहते हैं। 20 घोले और 20 में से जुट करके 10 हो गए तो अणुसंख्य गुण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो वियोजित हो गया, 20 से 40 हो गया तो संख्या बढ़ गई, तो वो अणुसंख्य गुण बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि संगुणन के बाद अणुसंख्य गुणों के मान में कमी और वियोजन के बाद अणुसंख्य गुणों के मान में वृद्धि होती है। तो इसके आधार पर जो हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे संगुणन या वियोजन के बाद, उसको कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना। अब उसका वांट ऑफ फैक्टर से क्या संबंध है तो हम देखते हैं। अब वांट ऑफ फैक्टर हम बता दिए कि अनुपात है, कुछ नहीं है, एक लाइन में समझिए, अनुपात है। एक किसी भी विलेय को विलायक में घोल दिए, संगुणन हो गया या वियोजन हो गया, उसके बाद मैंने निकाला उसका मोलर द्रव्यमान वो, और वियोजन या संगुणन से पहले मैंने मोलर द्रव्यमान निकाल दिया।
इन दोनों को समगुणन या वियोजन के बाद निकाले अनुसंख्य गुण, वो अब बटे में पहले ही ना ही समगुणन हुआ ना वियोजन, उससे पहले अनुसंख्य गुण के अनुपात को क्या कहते हैं? 1/2 गुणांक। तो किसी भी पदार्थ के अनुसंख्य गुण धर्म के प्रेक्षित मतलब कि समगुणन या वियोजन के बाद, तो किसी भी पदार्थ के अनुसंख्य गुण के प्रेक्षित मतलब कि समगुणन या वियोजन के बाद प्रेक्षित तथा परिकलित या अपेक्षित। तो प्रेक्षित मतलब कि समगुणन या वियोजन के बाद तथा परिकलित या अपेक्षित बिना समगुणन या वियोजन से पहले। ध्यान देने अनुपात है। तो किसी भी पदार्थ के अनुसंख्य गुण धर्मों के प्रेक्षित तथा प्रेक्षित या परिकलित या अपेक्षित। एक तो प्रेक्षित निकाल देंगे समगुणन वियोजन के बाद, तब काउंट करेंगे, तथा दूसरा क्या होगा? तो परिकलित या उपेक्षित मानों का अनुपात 1/2 गुणांक कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के अनुसंख्य गुणधर्मों के प्रेक्षित मान तथा अपेक्षित मान के अनुपात को क्या कहते हैं? 1/2 गुणांक कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं I से। तो I इक्वल प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्मों का प्रेक्षित मान अब बटे में प्रेक्षित मान अब बटे में अपेक्षित मान, अपेक्षित मान, ये है 1/2 गुणांक। इसी को कहते हैं प्रेक्षित मान अब बटे में अपेक्षित। प्रेक्षित मतलब कि समगुणन या वियोजन के बाद, अपेक्षित मतलब कि समगुणन या वियोजन से पहले। यह है। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि प्रेक्षित मान मतलब कि वियोजन के बाद, अपेक्षित मान वियोजन से पहले। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 फैक्टर I इक्वल क्या हो जाएगा? वियोजन या समगुणन के बाद अनुसंख्य गुणों के मान बटे में वियोजन या समगुणन से पहले मान। ठीक है, वियोजन वियोजित या समगुणन के बाद अनुसंख्य गुणों धर्मों का प्रेक्षित मान होता है। कैसे? तो I इक्वल हो जाएगा वियोजन या समगुणन के बाद प्रेक्षित मान, ये हो गया बटे में। अब वियोजन या समगुणन से पहले सामान्य मान। कैसे? वियोजन या समगुणन के पूर्व सामान्य मान, ये अनुपात कहलाता है 1/2 गुणांक। अब 1/2 गुणांक का, ठीक ना, जो भिन्न भिन्न निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे भाई? तो पहले ध्यान से सुनने हैं। 1/2 गुणांक को कैसे हम अन्य तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं? तो पहला 1/2 गुणांक I इक्वल, ध्यान से सुनने हैं, I इक्वल वाष्प दाब का, I इक्वल हो जाएगा आपका प्रासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे प्रासरण दाब का सामान्य मान। ध्यान से सुनिए, I इक्वल प्रासरण दाब का प्रेक्षित मान बटे प्रासरण दाब का सामान्य मान। ठीक है, एक ही हो जाएगा। दूसरा I इक्वल वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान बटे में वाष्प दाब के अपेक्षिक मान का सामान्य मान।
फर्स्ट पहला प्रासरण दाब के प्रेक्षित मान बटे प्रासरण दाब के सामान्य मान। दूसरा वाष्प दाब के अपेक्षित मान के प्रेक्षित मान बटे वाष्प दाब के अपेक्षित मान के सामान्य मान। तीसरा वान हाफ फैक्टर आई इक्वल क्वथनांक में उन्नयन का प्रेक्षित मान बटे में क्वथनांक में उन्नयन का सामान्य मान बराबर आई इक्वल हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान बटे में हिमांक में अवनमन का सामान्य मान। तो हम लिख सकते हैं कैसे कि वान हाफ फैक्टर आई इक्वल आपका वाष्प प्रासरण वाष्प दाब के प्रेक्षित मान अब बटे में वाष्प दाब के सामान्य मान हो गया। जो बराबर हम लिख सकते हैं प्रासरण दाब के प्रेक्षित मान अब बटे में प्रासरण दाब के सामान्य मान या बराबर में क्वथनांक के उन्नयन का प्रेक्षित मान बटे में क्वथनांक में उन्नयन का सामान्य मान जो बराबर हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान अब बटे में हिमांक में अवनमन का सामान्य मान। ये है आपके वान हाफ फैक्टर का जो है कि रिलेशन। या हम लिख सकते हैं सबका जो है कि एक समराइज वान हाफ गुणांक आई इक्वल सामान्य अणुभार बटे में प्रेक्षित अणुभार। क्या लिख सकते हैं एक इसका सिंपल जो है कि अनुपात होता है वान हाफ गुणांक आई इक्वल सामान्य अणुभार बटे में असामान्य अणुभार सामान्य अणुभार बटे में असामान्य अणुभार। ठीक ना। ये इसको लिख सकते हैं प्रेक्षित सामान्य अणुभार बटे में प्रेक्षित या असामान्य अणुभार। अब हम संशोधित करके अणुसंख्य गुणों को वान हाफ फैक्टर से यदि संबंधित करते हैं तो कैसे लिखेंगे। संशोधित करने के बाद यदि हम अणुसंख्य गुणों को लिखना चाहते हैं तो ध्यान से पहले इसको मेमोरी में बैठाते हैं तब जा कर के बोर्ड पर देखते हैं। तो संशोधित अणुसंख्य गुणधर्म प्रासरण दाब पाई भी इक्वल आई एन आर टी। ध्यान सुना है प्रासरण दाब ठीक ना पाई भी इक्वल आई एन आर टी पल हो जाएगा। दूसरा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल आई W1 इंटू M2 बाई M1 बाई W2 ये हो जाएगा। फिर क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB इक्वल आई KB इंटू M जस्ट लाइक हिमांक में अवनमन डेल्टा F इक्वल आई इंटू KF इंटू M। तो हम देखते हैं कह रहा है कि प्रासरण दाब पाई इक्वल आई एन बाई वी आर टी ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं प्रासरण दाब पाई इक्वल आई इंटू सी आर टी
ये हो जाएगा आपका प्राशन दाब के लिए क्वांटम फैक्टर से रिलेशन। और इसमें प्राशन दाब हो गया। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल I इंटू एक्स, या हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल क्या हो जाएगा W1 बाई M1 बटे में W2 बाई M2 I, ये हो जाएगा आपका। क्लियर? तो ये प्राशन दाब से क्वांटम फैक्टर का अनुपात, ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और क्वांटम फैक्टर का अनुपात, ये हो जाएगा I से इंटू हो गया। अब हमारा दो और बचता है। तो कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB इक्वल I इंटू KB इंटू M, एक ये रिलेशन मिलता है। ये क्या है? क्वथनांक में उन्नयन इक्वल I KB इंटू M। तो क्वथनांक में हो गया, ये 1/2 गुणक हो गया, ये क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक हो गया, ये मोललता हो गई। इसी तरह से हिमांक में अवनमन इक्वल I इंटू KF इंटू M। तो हिमांक का अवनमन बराबर 1/2 गुणांक इंटू मोलर स्थिरांक कैफ इंटू मोललता। तो ये हो गया 1/2 गुणांक, ठीक है। और असामान्य मोलर द्रव्यमान, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले पर हम लोग कैलकुलेशन एकदम इजी वे में आगे वाले वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में यदि आ रहा है तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कुछ नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, समस्याओं से लड़ना सीखो, रटना नहीं, पढ़ना सीखो।